अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाहिद महमूद बुडापेस्ट हंगरी से आपसे मुखातिब। और आज 10 नवंबर 2024 और आज मेरे साथ हैं मोहतरम प्रोफेसर और रिसर्चर अय्याज शेख साहब। ये पिछले 10 साल से हंगरी में ही मुकीम है और इस वक्त ये डेब्रेसन यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक भी हैं। वहाँ पे क्लासेस भी लेते हैं, उसके अलावा बच्चों की हेल्प भी करते हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे जो अभी नई स्कॉलरशिप ओपन हो रही है उसके बारे में। तो जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। तो ये इस वक्त बुडापेस्ट में ही है ये कभी आते नहीं, लेकिन कल भी नहीं आए थे तो इस वजह से। तो जनाब, आप शुरू करते हैं बात इनसे। तो आप स्टूडेंट्स को ये समझाएं कि जो स्कॉलरशिप है वो कौन कौन सी कंट्री, क्योंकि हमें तो ज़रूरी है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए क्या क्या जो पेपर वगैरह चाहिए होंगे या किस तरह करना पड़ेगा, वो कैसे कर सकते हैं, प्लीज़। शुक्रिया जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनविटेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है हर साल की तरह स्टाइपेंडियम हंगेरिकम जो स्कॉलरशिप होती है हंगेरियन गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। वो भी स्टार्ट होने जा रही है। इंशाल्लाह 15 नवंबर के बाद से आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। उनका पोर्टल होता है stipendiumhungaricum.hu, ठीक है। जहां पर आप जाकर सारी इन्फॉर्मेशन उस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है डिटेल में वो आपको सारी पता चल जाएगी। ठीक। वैसे ये स्कॉलरशिप 120 प्लस कंट्रीज के लिए अप्लीकेबल है, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए। ठीक। जैसा कि हम लोग एशिया में रहते हैं और स्पेशली एशिया से मुतारिफ करते हैं, तो एशिया में जैसा कंट्रीज हो गई है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और इंडिया, नेपाल तो नहीं है फिलहाल में, लेकिन जो कंट्रीज है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बेसिक बड़ी कंट्रीज है जहाँ के बहुत ही ज्यादा तादाद में बच्चे आते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के लिए तो सीटें कुछ लगभग 200 सीटें दी हुई है यहाँ की सरकार ने। ठीक है। जिसमें उन्होंने जैसा कि 80 सीटें बैचलर्स के लिए दी है, 50 सीटें मास्टर्स के लिए दी है, 30 सीटें पीएचडी के लिए दी है। ठीक है। और बाकी की कुछ सीटें होती है जो वन टायर मास्टर्स के लिए अलग अलग कोर्स के लिए अलग होती हैं। और ये जितनी भी ये जैसे अपनी कंट्रीज है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से कुछ वो लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक। तो बेसिकली सबसे पहले आपको यहाँ का जो पोर्टल होता है stipendiumhungaricum.hu का, वहाँ आपको जाकर सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उस रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। फिर आपको वो इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए होते हैं वेबसाइट पर, उससे फॉलो करना है। और उसी के साथ आपको आपका जो जैसा इंडिया में हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, जैसे पाकिस्तान में एचईसी होता है, एचईसी है, यहाँ यूजीसी है, वैसे ही बांग्लादेश में भी यूजीसी है। ठीक है। तो ये सब यहाँ से इनको आपको मुतारिफ करना होता है, मतलब वो लोगों की भी जो वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, वहाँ पे भी वो नोटिफिकेशन भेजते हैं जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर सबमिट करेंगे, वैसे ही आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन वाली, उनको एप्लीकेशन करनी होती है। ठीक। और ये फर्स्ट फेज में आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद सेकंड फेज जो होती है वो रीजनल नॉमिनेशन होता है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये कंट्रीज अपने स्टूडेंट को नॉमिनेट करती है। ठीक है। फिर उसके बाद जब आपको वहां से नॉमिनेशन मिल जाता है तो आपकी प्रोसेस यहाँ पे आगे फॉलो होती है। ठीक है। तो ये ऐसी लंबी चलती है प्रोसेस, ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने का प्रोसेस होता है यहाँ पे। तो आप अलग अलग स्टेप्स में आपकी एप्लीकेशन की जाती है, जैसे कि आपका फाइनल जब आप आते हो, इंटरव्यू होता है आपका, जब आप नॉमिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटीज, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है और जून और जुलाई में फाइनल लिस्ट लगती है कि जिसका सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं, जिसको स्कॉलरशिप मिली है। यानी कि अभी 15 नवंबर से स्कॉलरशिप शुरू हो रही है और 15 जनवरी तक टाइम होगा, डेडलाइन होगी 15 जनवरी। 15 नवंबर से 15 जनवरी तक आप लोग ये स्कॉलरशिप इंडिया, पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा ये बता दें कि उनको अप्लाई कैसे करना है। जो जैसे हमारे जो इलाके हैं उधर तो इंटरनेट की सर्विस भी बड़ी कम है, तो उनके लिए क्या क्या सजेशन है, वो क्या करें, किस तरह करें? उनको पता नहीं होता कि हम बैकवर्ड इलाके में रहते हैं, तो उनके लिए क्या? तो जो स्पेशली बैकवर्ड इलाके में रहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग कुछ टाइम निकाल कर ऐसी जगह पर आए जहाँ पे अच्छा इंटरनेट मिले उनके लिए, या जहाँ पे वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता आजकल इतना भी मुश्किल है कि जहाँ पे लोग इंटरनेट, मतलब फास्ट इंटरनेट एक्सेस ना कर सके। लेकिन जो लोग देहात में रहते हैं, छोटे गांव में रहते हैं, वो लोग थोड़ी बड़ी सिटी में आ सकते हैं। यूजुअली हफ्ते में, महीने में लोग आते ही है बड़ी सिटीज में कुछ काम के ताल्लुक से या कोई प्रोग्राम के ताल्लुक से। तो इस रिगार्डिंग अभी ये स्कॉलरशिप टाइम है और लोग ऐसे भी बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं,
तो बेहतर अगर वो जब कुछ काम करने आ रहे होंगे तो वो सिटी में रहकर सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके आकर वहाँ से इंटरनेट एक्सेस करके एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे मिल जाएगी। और उसी तरह यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है जहाँ पे ये चेक कर सकते नहीं, हैं। एक और बात बताइए प्लीज कि ये इसमें परसेंटेज होगा, वो स्टूडेंट ही जो जिनके परसेंटेज ठीक है वही आ सकते हैं, या इसमें बिल्कुल, क्या इसमें इसके भी क्राइटेरिया होता है। जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके एफएससी, एसएससी, एचएससी। जैसा मान लो आप अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपकी एफएससी, एचएससी जो होती है उसमें 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए यानी फर्स्ट। कि जो जिन्होंने एफए या एफएससी की हुई है, हाँ, जिन्होंने बीए की है, 50 प्लस होने चाहिए 50 प्लस होने चाहिए, हर 50 प्लस सूरत से में। नीचे। हाँ, ठीक है, ये तो तो अभी क्लियर हो गया। हाँ, अभी जैसा इंडिया होता है तो इंडिया में ऐसा कंपलसरी है कि आपको 50% मार्क्स चाहिए, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान में पाकिस्तान की एग्जाम होती है, उसको बोलते हैं HAT, हैट। ठीक है, हैट एग्जाम होती है, आपको ठीक है, एप्लीकेशन करनी होती है, उसके बाद वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होती है, ठीक आपको है, वो क्लियर करनी होती है इन पर्सन। शायद से उसके बाद वो लोग नॉमिनेशन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में डायरेक्टली नॉमिनेशन होता है आपके प्रीवियस ग्रेड्स पर। जैसा मान लो आपने अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो आपके बैचलर और आपके एफएससी, एफए के, बीएससी, एसएससी, एचएससी के मार्क्स देखे जाते हैं। और आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो आपका पिछला बैकग्राउंड देखा जाता है। तो वैसे ही हर फील्ड के लिए, हर क्लास के लिए या ग्रेड के लिए आपका पिछला बैकग्राउंड देखा जाता है। और ये सिर्फ डिप्रेशन के लिए ही है या उसकी क्या डिटेल है? नहीं, ये सारी हंगरी की जितनी यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक प्राइवेट, जितनी सारी यूनिवर्सिटीज जितनी हंगरी की हैं, ऑलमोस्ट उस सब के लिए हैं। यानी हंगरी के जो दूसरी सिटीज है, पेस सारी में, cities, स्टूडेंट हाँ। स्कूल्स में, जोर में, जहां जहां भी है, यस, सारी यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और हर एक स्टूडेंट सिर्फ दो चॉइसेस सेलेक्ट कर सकता है कोर्स के लिए। दो मसलन दो मीन्स अगर मान लो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सिर्फ दो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मान लो मैं बीएमई सेलेक्ट कर रहा हूँ बुदापेस्ट से, ठीक है, तो सेकंड में सेलेक्ट करूंगा डेब्रेसन से। ठीक है। सो दो अच्छा, यानी कि दो चॉइसेस आपकी। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके पास दो चॉइस होंगी। अगर आप बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, डिब्रेसन में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दो कर सकते हैं। अगर डिब्रेसन नहीं करना चाहते तो पेच यूनिवर्सिटी है, उसके बाद सेकंड यूनिवर्सिटी है। जिन जिन जो ऐसी यूनिवर्सिटी है वहां पे आप दो का ऑप्शन है। और यानी कि 50% नंबर होने चाहिए। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा प्लीज बता देना। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का जहां तक ताल्लुक है, स्कॉलरशिप के स्टूडेंट के लिए उतना मसला नहीं होता है, क्योंकि तो वो लोग मतलब ये फुली फाइनेंस एप्लीकेशन स्कॉलरशिप है। अच्छा, यानी टोटल ही गवर्नमेंट करती है हाँ, इसको? हाँ। कितना महीने का कितना पहले देते हैं इनको? बैचलर्स और मास्टर्स के ये लोग देते हैं 83,460 कुछ फॉरेन्स, और मास्टर्स के लिए ये फर्स्ट 2 इयर्स के लिए देते हैं 180,000 फॉरेन, जिसमें से 140 आपका डे अलाउंसेस, मतलब आपका डेली अलाउंस होता है, और 40,000 आपका डॉर्मेटरी अलाउंस होता है। और जो पीएचडी के लिए पहले 2 साल 180 होता है और उसके 2 साल के बाद 220 होता है पीएचडी के लिए। और बैचलर्स और मास्टर्स के लिए 83,460, जिसमें से 40,000 आपके डॉर्मेटरी के लिए होते हैं और 43,000 आपका डेली अलाउंस होता है, खाना पीने के लिए, मंथली जो भी आपका मंथली स्कॉलरशिप। और उसके अलावा स्कॉलरशिप वाला बंदा बेसिकली काम तो लीगली कर नहीं सकता, फिर उसको नहीं, स्कॉलरशिप वाला बंदा लीगली काम कर सकता है, 30 आवर्स वो लीगली काम कर सकता है। अच्छा, वो भी काम कर सकता है एज ए स्टूडेंट वो काम कर सकता है। 30-40 आवर जो उसको अलाउ है वो कर सकता है। हाँ, कोई भी जॉब कर सकता है वो। हाँ, जो भी लीगली वो जो भी स्टूडेंट एजेंसीज के थ्रू वो काम कर सकता है। और उसी के साथ में वो लोगों को फुल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, जैसा कि ताय कार्ड होता है। अच्छा, हाँ, हेल्थ कार्ड जो होता है, तो उसमें इंश्योरेंस पूरा कवर हो जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस में उसमें ये भी फायदा होता है कि आप जॉब भी कर रहे हो, साथ में आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी है। कोई खुदा ना खास्ता अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उसमें आपके पास वो हेल्थ है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज हो सकता है। ठीक हो गया, ये हो गया। इसके अलावा और क्या सजेशन करेंगे अभी अप्लाई रेडी करने, या और किस में अप्लाई करने? ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज हमारे वहां पे लोगों ने तो एफए बीए किया होता है ना, तो हमें वहां पे आगे कोई नॉलेज होता है कि आगे क्या करना है। तो बेसिकली अभी आजकल तो आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर साइंसेस, और जो अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है आपको उसमें ज़्यादा फोकस करना है। अब जो बैचलर के जो बंदे होते हैं, जैसा मान लो जिसने एफएससी या एसएससी एचएससी किया हुआ है और जो बैचलर्स करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि दुनिया बढ़ रही है आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की ओर जा रही है, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं,
या फिर यानी आईटी का शुबा जो खास आईटी, करके हाँ आईटी का तो आने वाला टाइम उसी से रिलेटेड होगा। और जब भी अगर आप साइंस की तरफ जा रहे हैं, जैसा मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी फील्ड का अपना एक अलग हर बंदे एक्सपीरियंस का है। एक इंटरेस्ट भी हाँ तो होता है, मैं मुझे जो शौक बिल्कुल। होता है जिसमें कि हाँ मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, या कुछ बंदे साइंस, कुछ हमारे तरह जो होते हैं वो तो। अच्छा, एक और ये बता दें, जो स्टेटमेंट की बात रह गई थी, स्टेटमेंट जो है वो कितनी लगानी पड़ती है? फिर भी कोई लगानी पड़ती तो होगी। बिल्कुल, स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। हाँ आपको सीधा सीधा आपको बताना होता है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, आपकी फैमिली की। जैसा मान ले बच्चे जो छोटे होते हैं उनका तो कुछ बैंक अकाउंट नहीं होता है, नहीं ना होता। उनका बैंक बैलेंस होता है। तो वो केस में वो बोलते हैं कि आपके वालिद वालदा जो भी हैं, या आपके जो फाइनेंशियल जो पेरेंट्स गार्डियंस हैं, हैं। उनकी। हाँ, अब जैसे मान लो कुछ लोगों के वालिद नहीं होते, किसी की वालदा नहीं होती है, किसी के भी मसले होते हैं, तो वो लोग करते हैं अपने चाचा, अंकल, उनकी भी फूफा। चल जाती है। हाँ मतलब वो गार्डियन होते हैं ना आपके लीगल। जैसे मान लो आपके वालिद वालदा ना हो, तो आपके गार्डियन, लीगल गार्डियन आपके अंकल हो सकते हैं। तो उस हाँ केस में वो बता सकते हैं। और कभी भी आपको एक साथ ऐसा नहीं, मतलब आपको ऐसे बताना नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है, आपको बताना है कि क्लियर जो कुछ हुआ है। जरूरी नहीं है कि वो कम हो या ज्यादा हो। ठीक हो इट गया। डजंट मैटर कि आपके पास पैसा कम हो या ज्यादा हो। ठीक है। मैटर ये करता है कि आपको कंसिस्टेंटली आपका फाइनेंसिस कैसा है। ठीक हो गया। हाँ एक ये हो गया, अगर किसी बंदे के पास समझ लें कि वो पढ़ना भी चाहता है, उसके पास 1 लाख या 2 लाख रुपए ही है सिर्फ, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो मैटर नहीं करता। फिर भी तो ज़ाहिर है इतना तो शो करना पड़ेगा कि टिकट आना जाना। हाँ उतना तो आपको बेशक तो बताना वो होगा। उसके बारे में थोड़ा तो इन्फॉर्म करें जैसा कि कि मान लीजिए, अब अगर आप मान लें, अगर आप यहाँ पे आएंगे स्टार्टिंग में, अब आपका सिलेक्शन होता है, तो हाँ आप एटलीस्ट 2-3 महीने आपको थोड़ा आने के बाद खुद से खर्चा करना पड़ेगा। कि तो आपका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए या सारी चीजें हाँ, मुकम्मल करने के लिए आपको खुद पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। कि तो आप जाते ही आपको यानी स्कॉलरशिप कि तो चार मिल ही पांच जाएगी। लाख हो तो हाँ, इतना तो होना जैसा चाहिए। मान लो, हाँ एक स्टैंडर्ड खर्चा कितना होता है बुदापेस्ट में, आप मान लो अगर कोई इंसान बुदापेस्ट में रह रहा है, तो अगर आप एक बंदे को या एक इंसान को बुदापेस्ट में रहना है तो उसको कितना खर्चा होगा। यानी 2 लाख की तो पाकिस्तान से समझ लें कि टिकट के, ये हाँ तो लगा ले जी टिकट का जी 2 लाख तो लेना ही, वो साइड पे कर दें। बिल्कुल। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे अगर 1 लाख 2 लाख तो चाहिए ही चाहिए, 2 लाख तो मिनिमम यहाँ पे चाहिए सेटल होने के लिए। जी जी अगर जी आप आते हैं तो आने के साथ ही आपको अगर रिहाइश नहीं मिलती, अकोमोडेशन का कोई प्रॉब्लम होता है, तो हाँ, आपके पास फाइनेंशियली इतना होना चाहिए कि आप यहाँ पे डिपॉजिट दे सको। कुछ डिपॉजिट डेज को, कुछ कुछ देर रेस्ट को, चाहे होटल में रहना पड़े चाहे हॉस्टल में। उसके बाद उसके बाद आपको अपना, हो सकता है यूनिवर्सिटी जब आप यहाँ पे पहुंचे तो यूनिवर्सिटी ही बंद हो, तब छुट्टी हो, आप वहां पे ना जा सकें, या जो भी हो सकता है। हाँ इतने कम से कम 4-5 लाख कम से कम आप आराम से, आराम जी से जी होने चाहिए। जी जी बिल्कुल। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। और इसके अलावा और कुछ कोई चीज़ ऐसी है जो स्पेसिफिक चीज़ है जो बच्चों को करके आना चाहिए यहाँ पे आने के लिए? यानी कि यहाँ पे वैसे तो हर चीज़ यहाँ पे मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ से जो लोग आते हैं, सर्दियाँ हैं अभी, तो सर्दियों के लिए ज़ाहिर है गर्म कपड़े शपड़े भी लेने पड़ते हैं। यहाँ आगे अगर ऐसे आते हैं तो फिर लेने पड़ेंगे। खैर तो गर्मियों में तो खैर है वो तो। बिल्कुल, यहाँ पे जब आते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड ये करूंगा कि वो अच्छे से ड्राइविंग सीख के आए। कि तो यहाँ पे ड्राइविंग सीखना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर वो वहाँ पे सही से अगर सीखते हैं और सही डॉक्यूमेंटेशन करके आते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज खुलेगी अलग से जी जी फर्स्ट। हाँ, और ये वो बात तो, कुछ ये स्किल्स बात। भी सीख के आ सकते हैं। अच्छा हाँ, जैसा कि ये मान बात लो स्किल्स। पार्ट टाइम, हाँ अब पार्ट टाइम काम करना है जहाँ पे बुदापेस्ट में, जैसा आपका अच्छा खासा बिजनेस है माशाल्लाह। यहाँ पे एक हाँ बात, याज भाई कह रहे हैं कि आप कोई स्किल्स लेके आए, ऐसे ही मुंह उठा के ना आए। जी जी बिल्कुल। स्किल्स लेके आए कुछ ना कुछ, चाहे आपका हेल्थ में कोई स्किल्स हो, चाहे वेल्डिंग का कोई काम भी हो, आता हो, कोई मिस्त्री के साथ काम आता हेयर हो, कटिंग आती ये हो, कुछ ना कुछ आता हो, और पेंटिंग सबसे आती हो। बढ़ के ना, सबसे बढ़ के आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो सीख के आए, लाइसेंस लेके आए, सबसे बड़ा। यानी कि आधी लाइफ यहाँ पे यूरोप में अगर लाइफ आप लाइसेंस आपके पास है तो आधी लाइफ आपकी आसान हो जाती है। उसके अलावा क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती, तो यहाँ पे डिलीवरी सिस्टम एक है, उस पर डिलीवरी भी बंदा कर सकता है। उसका ये फायदा है कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप कम से कम मोटरसाइकिल चला सकते हो यहाँ पे लीगली, और उस पर काम कर सकते हो, और अपना कम से कम और कुछ ना हो तो अपना गुजारा कर सकते हो यहाँ पे। और जो सही पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते हैं उनके लिए ये दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। तो इंडिया में उनका बंगलोर का और 2-3 स्टेट्स हैं उनका, तो यहाँ पे लाइसेंस चेंज होता है। तो हो सकता है अगर वहाँ से लाइसेंस आप ले आए, और पाकिस्तान का जो मोटरवे का लाइसेंस है वो भी यहाँ पे अभी तक चेंज होता है। तो अगर सजेशन यही है कि वहाँ से आप अपने अगर लाइसेंस लेके आते हैं, और ख़ास करके ना ड्राइविंग सीख के आए। ये मत सोचें कि वहाँ जाएंगे, जैसे हम वहाँ पे हमारी आदतें बचपन से हमें आता है ऐसी है कि गाड़ी होगी सीख लेंगे, ये होगा तो हम कर लेंगे। ये नहीं है, यहाँ पे सीख के आए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई ऐसा हादसा रुनमा ना हो, और आप बाइज्जत शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारें यहाँ पे। अयाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज जी आप आए और आज आपने हमें टाइम दिया।
तो सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी। अभी अगले हफ्ते आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है अय्याज भाई के साथ। तब तक इजाज़त दें। चलिए, अल्लाह बहुत हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।